चलिए भाई, पिछली लेक्चर में हमने लोगों ने क्या करा था, 20 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। आज स्टार्ट करें भाई 21 में क्या करें भैया, यदि a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन में d और e अपॉन में f इक्वल टू 9 अपॉन में a b c d f 9 अपॉन में 5 दिया है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो थोड़ा सा भी तरीका समझो क्या है। मान लो कोई रेशो है 3/2, कोई भी रेशो आपको दे रखा है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3/2। आप क्या करिएगा, इनमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर दी। और मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी रेशो में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई अंश में भी करनी है और हर में भी करनी है, और उसके बाद उनको जोड़ लें, उसके बाद उनको क्या करिएगा, जोड़ें। तो अंश अंश को जोड़ो, हर हर को जोड़ो। तो ध्यान से देखिए, 3 + 6 + का 12 + का 24 अपॉन में 2 + 4 + का 8 + का 16। समझे? अब इसमें क्या हुआ भाई, अब यहां पे देखो, ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया 12 3 15, तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा 45। नीचे देखिएगा, 16 4 20 8 2 10, यानी 20 और 10 30। इसको काट दो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी 3/, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेशो में अगर हम कांस्टेंट नंबर से अंश में मल्टीप्लाई करें और कांस्टेंट नंबर से हर में मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आती है, उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें अंश में भी और हर में भी। यहां पे देखो सेम टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे यहां पे देखो a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f, यहां पे देखो a अपॉन b दिख रहा है, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई की गई है, 2 से। c अपॉन d दिख रहा, किसमें मल्टीप्लाई की गई है, 3 से। e अपॉन f दिख रहा, किससे मल्टीप्लाई की गई है, 5 से। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो बताइए क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यानी इसका जो 21 का जो ए वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वही होगा जो 9/5 है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई की है और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर लिया। सेम प्रोसेस है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। एक बात याद रखिएगा कि अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई की है तो यहां पर भी 2 से ही हो, अगर यहां पर 3 से है तो यहां पर 3 से हो। चेक करिए, यहां पर 2 से है तो यहां पर भी 2 से ही है, यहां 3 से है तो यहां पर भी 3 से है, और यहां 5 से है तो यहां पर भी 5 से ही है। तो इसको और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनको हम ऐड भी कर लें तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/5, यानी ए वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/5। बात समझ में आई? सेकंड वाला देखो, यहां पर भी देखो, यहां पे इन्होंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई की, यहां पर m से मल्टीप्लाई की, यहां पर n से मल्टीप्लाई की, यहां पर p से मल्टीप्लाई की। किसी से मल्टीप्लाई कर लो, क्या कुछ किया है, a अपॉन b में, p और c अपॉन d में, e अपॉन f में कोई फर्क नहीं किया है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा 9/5, यानी सेकेंड यानी p वाले क्वेश्चन का भी आंसर 9/5 ही आएगा। यानी पहले a वाले का भी आंसर 9/5, b वाले का भी आंसर आएगा 9/5। एंड सी की बात करते हैं, सी वाले का आंसर क्या होगा। सी वाले में ध्यान से देखिए, इन्होंने ये किया गया है कि भैया यहाँ पे m से मल्टीप्लाई की है, लेकिन यहाँ देखो a² अपॉन b², a² अपॉन b², c² अपॉन d² एंड e² अपॉन f²। यहाँ m से मल्टीप्लाई, यहाँ n से मल्टीप्लाई, यहाँ p से मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई में फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वर्ग किया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सर वर्ग किया है। तो अगर वर्ग किया है तो आप इनका वर्ग कर दो, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा,
81 और 5 का कितना हो जाएगा 25। तो इसका सी वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81/25। इस बात ध्यान से देखो, याद रखिएगा स्क्वायर इनका होना चाहिए ना कि इनका। इनका स्क्वायर कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर करोगे तो अगेन कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, और जब उनको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है, यहां पर स्क्वायर इनका है और यहां पर स्क्वायर जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका है, जिनसे हम गुणा कर रहे हो उनका है। तो इनके गुणा से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका आंसर वही रहेगा जो ये, क्योंकि स्क्वायर हमने a अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ का थोड़ी किया है। स्क्वायर तो हमने एम स्क्वायर का किया है, ये इनसे निकल लेगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। यानी डी वाले का भी आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई 9/5। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड भी करोगे तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त याद रखिएगा, अगर स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर कर दो, अगर क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, और कांस्टेंट नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए भाई इसी के आगे पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट और हैं। 5th पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट में क्या कह रहा सर, 119 अपॉन में a क्यूब, यहां पर भी 119 है, यहां पर भी 728 है, यहां पर भी 728 है, 581 है, 581 यहां पर भी है। तो यानी इसमें क्या करा गया, इनका क्यूब कर दिया गया है, इनका क्या कर दिया गया, क्यूब कर दिया गया है। तो भैया 9 अपॉन में क्या था 5, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5th वाले का आंसर है 9 का क्यूब कितना होता है भैया 729, और 5 का कितना होता है 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 6 वाला। देखो ध्यान से 6 वाला क्या कह रहा है, 6 वाले में भी यही बात कही गई है। अरे ये तो 4 वाला है भाई। 6 वाले में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चेक करना, 1229 यहाँ पर है तो 1229 यहाँ पे होने चाहिए, 2932 यहाँ पर है तो 2932 यहाँ पर होने चाहिए, 4428 यहाँ पर है तो 4428 यहीं पे होने चाहिए। तो सर इन पे कोई फर्क किया हमने नहीं किया ना, तो इनकी वैल्यू क्या थी 9/5, तो इसका भी आंसर 9/5 ही रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा भैया, फाइंड द इनवर्स ऑफ 4:5:6। क्या भैया इनवर्स रेशो निकालना है मेरे को, व्युत्क्रमानुपात। तो देखो पहले बात तो ये समझो कि व्युत्क्रमानुपात होता क्या है। व्युत्क्रमानुपात बड़ी खतरनाक हिंदी है। इनवर्स रेशो की बात कर रहे हैं, मान लो कोई 3 रेशो हैं, ए रेशो, बी रेशो, सी, तो इनके व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है सर, इनके व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है 1/a, 1/b एंड 1/c। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करके इनका अनुपात निकालो भाई। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि भैया 4, 5 और 6 का हमें व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो पहले इनको उल्टा लटकाओ फिर इनका अनुपात निकाल दो। तो भैया क्या है 4:5:6 का निकालना है, तो 4:5:6 का व्युत्क्रमानुपात तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको उल्टा करिए, 1/4, 1/5 एंड 1/6। हमने क्या करा कि जो भी रेशो आपको दे रखा है उस रेशो का कर दो उल्टा, उस रेशो का क्या कर दो उल्टा कर दो, फिर उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बोला कभी भी बटे में अनुपात दिख जाए तो उसको बटे में नहीं छोड़ेंगे, कभी भी अपॉन में अनुपात दिख जाए तो उसको अपॉन में नहीं रखेंगे, भिन्न में नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, इसके हर के एलसीएम से अंश में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हर के एलसीएम से अंश में गुणा करेंगे। अंश में क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे भैया, यानी जो
हमारा हर है, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे और अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो भैया इनका अगर आपको एलसीएम ना निकाल मिले तो 4 5 6, तो भैया लाइन से लगे हुए नंबर है, तो सीधे ऐसे लिख लिया करो 4 गुणा 5 गुणा 6। ऐसे यहाँ पर 4 गुणा 5 गुणा में 6, ऐसे यहाँ पर 4 गुणा में 5 गुणा में 6। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 और 6 बचा, तो 5 चक्का 30, 5 से 5 कैंसिल, तो 6 चौक 24। यहां देखो 6 से 6 कैंसिल, तो 5 और 4 बचे, 5 चौक 20। अभी ये कट रहा है भैया, 2 के बाड़े से काट दो इसको, 2 15, 2 12 और 2 ढाई। अब ये बेसम है, ये सम है, तो भैया इसका जो राइट आंसर आया 15 12 10। 15 12 10 कहाँ है भाई? जी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि हम अनुपात को पहले उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो और उड़ा दो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कैन आई फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 6:7, 7:8 एंड 16:15। भैया कह रहा है भैया 6:7, 7:8 और 16:15 का मिश्र अनुपात बताओ। अबे पहले ये तो बताओ मिश्र अनुपात होता क्या है? तो भाई पहले बात करेंगे करके कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भाई मिश्र अनुपात। क्वेश्चन कुछ नहीं है, खिलौना है, बस पता हो ये है क्या। मान लो एक रेशो है A:B, ठीक है, कॉमा, या इस तरीके से दे रखा होगा क्वेश्चन में, कॉमा B:C एंड रेशो है यहां पे C:D। 3 रेशो इस तरीके के मिलेंगे आपको ब्रैकेट में, या ब्रैकेट नहीं मिलेंगे तो डबल जोड़ा मिलेगा आपको, और कहेगा भैया इसका मिश्र अनुपात बताओ। तो मिश्र अनुपात का मतलब होता है, मिश्र अनुपात का मतलब अनुपात की आपस में गुणा, अनुपात की आपस में क्या करा दो? गुणा करा दो। आपस में गुणा कराना ही कंपाउंड रेशो कहलाता है। गुणा कराना ही क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशो कहलाता है। क्या मतलब है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए पेपर में और वो कहते भैया मिश्र अनुपात बताओ, तो जो भी आपको अनुपात दिया है उनकी क्या करो? मल्टीप्लाई करा दो आपस में। कैसे? अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हो A/B, या फिर इसको ऐसे लिखो A/B। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बोलिए भाई A/B गुणा B/C एंड गुणा C/D। तो दैट इज कंपाउंड रेशो। B से B उड़ गया, C से C उड़ गया, क्या बचा? A/D। तो A/D को लिख सकते हैं A:D। तो दैट इज कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो मतलब होता है कि 3 जोड़े के हिसाब से अनुपात आपको दिए होंगे और कहेगा भैया इनका आप मिश्र अनुपात निकाल के दिखाओ। तो मिश्र अनुपात क्या करा करो? उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देना। 1 सेकंड लगेगा भाई क्वेश्चन करने में। कैसे? देखो 6 अनुपात 7 है, तो इसको लिखेंगे 6/7 लिख दिया। उसके बाद दिया भैया 7:8, तो 7:8 को क्या लिखेंगे? 7/8। फिर गुणा लगाइए, फिर गया 16:15, तो 16:15 में क्या करेंगे भाई? 16 और ये 15, कुछ कट रहा है तो निपटा दो इन्हें। 7 से 7 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो 2 छंग बोले ये तो 12 हो गया और 15 नीचे। तो इसका जो आंसर आ गया 12:15। 12:15 है ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी कट रहा होगा तो 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 4:5 ये है। यानी अनुपात वो होता है भैया किसी कॉमन नंबर से ना कटे, जब तक वो कट रहा है तो उसको काटो, जब तक कटे तब तक काटो, ना कटे तो छोड़ दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फिर सुन लीजिए, जब भी आपको कंपाउंड रेशो की बात कर रहा है तो 3 अनुपात आपको इस तरीके के फॉर्म में मिलेंगे।
कुछ भी नहीं करना, इनकी आपस में गुणा करा दो, जैसे घर में आपस में लोगों की लड़ाई करा देते हैं, सेम काम है यहाँ पर। आपस में गुणा कराओ, उत्तर पाओ, कंपाउंड रेशो निकाल सकते हो। बात समझ में आई? इनवर्स रेशो क्या था कि रेशो को पहले उल्टा लटकाओ, फिर उनका एलसीएम से, मतलब जो भी एलसीएम आ जाए उससे आप अंश में डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। और कंपाउंड रेशो का मतलब होता है कि रेशो को आपस में ही मल्टीप्लाई करा दो, आपस में ही उनकी लड़ाई करा दो एंड सॉल्व कर दो। बात समझ में आई? चलो इन्हें आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 इससे भी बढ़िया है फिलहाल भाई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज पूछा है। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ द इनवर्स ऑफ अ रेशो। कहने का मतलब वो कह रहा है भैया पहले इसका तो कंपाउंड रेशो बताओ, कंपाउंड रेशो के बाद बताना है इसका इनवर्स रेशो क्या होगा। भाई अच्छी बात है यार, पहले इन्होंने दोनों क्वेश्चन एक में ही पूछ लिए, मिश्र अनुपात भी पूछ लिया और उसका व्युत्क्रम अनुपात भी पूछ लिया। तो पहले मिश्र अनुपात निकालो। मिश्र अनुपात क्या होता है कि भैया रेशो की आपस में मल्टीप्लाई करा दो, रेशो की आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं भाई। पहले क्या दिया है, एक्स बटे में दिया है बाई जेड गुणा में, फिर बोलो क्या दिया, एक्स बटे में बाई जेड, फिर दिया बाई बटे में जेड एक्स। तो हो जाएगा भैया बाई बटे में जेड एक्स, फिर गुणा, फिर क्या था जेड बटे में एक्स बाई, तो जेड बटे में क्या आएगा एक्स बाई। अब यहाँ पे देखो भाई एक्स बाई जेड, अब चाहे यहां से कैंसिल कर दो, बाई से बाई, जेड से जेड और एक्स से एक्स, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बचा 1 और अपान में बच गया हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स बचा, बाई बचा, जेड बचा। अब यहां पे समझ आइए, यहां पर इसने ये पूछा है कि इसका पहले मिश्र अनुपात निकालो, तो ये तो हुआ मिश्र अनुपात, ये तो कौन सा हुआ मिश्र अनुपात। लेकिन उसने मिश्र अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात पूछा है। तो भाई साहब यहां पर देखो ध्यान से सुनना, यहां पे गलतियां ये होती हैं कि कहीं पर दिख गया, इसको तुम्हें मैंने पहले ही बोला, एक अनुपात एक्स अनुपात बाई, सॉरी एक्स अनुपात 1 अनुपात एक्स बाई जेड लिख सकते हैं, लेकिन वो व्युत्क्रम अनुपात पूछ रहा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम अनुपात पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम अनुपात का मतलब था भैया इसको उल्टा कर दो, इस भाई साहब को ऊपर और इस भाई साहब को नीचे। तो क्या आएगा सर, एक्स वाई जेड ऊपर आएगा और 1 आ जाएगा नीचे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड रेशो 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? फिर समझिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन हो कि वो कहे मिश्र अनुपात निकालो, तो आपस में गुणा कर दो। फिर कहेगा सर उसका व्युत्क्रम अनुपात निकालो, तो उनका क्या करो, उनको उल्टा लटका, मतलब उल्टा करो और फिर भी अनुपात निकाल दो। बात समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन आई फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 0.6 एंड रेशो 0.7। कह रहा भैया डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो डुप्लीकेट रेशो पहले पता भी तो हो भैया डुप्लीकेट रेशो है क्या, वर्गानुपात है क्या। शकल सही दिख रहा, वर्ग अनुपात, वर्ग करके अनुपात निकालो। मैं बता रहा हूं भाई, वर्गानुपात का मतलब समझो। वर्गानुपात, अगर कोई ए रेशो भी, 2 रेशो इस तरीके से दे रखे हो, तो उसके वर्गानुपात का मतलब होता है भाई साहब इनका वर्ग कर दो, बस इनका क्या कर दो, शकल इनकी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको मालूम है, तो 0.6 दिया है और 0.7 दिया है, इसकी वैल्यू, इसको ए समझो इसको बी समझो, इनकी शकल कर दो स्क्वायर में। तो इसका हो जाएगा 0.36, इसका हो जाएगा 0.49। तो आप चेक कर लीजिए कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर समझो, वर्गानुपात का मतलब होता है कि जो भी आपको अनुपात दिया है उसका वर्ग कर दो, उसका क्या कर दो, इंग्लिश में कहता है भैया डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, एक जैसी शकल के दो, सेम सेम। तो कहने को ना इन्हीं का स्क्वायर कर दो, इन्हीं का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया कि भैया वर्गानुपात क्या होता है कि जो भी आपको अनुपात दिया है उसका वर्ग कर दो, उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। और ये फिर कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 1/49 और रेशो 1/144। कह रहा भैया इनका वर्गमूलानुपात में निकालो। वर्ग, अब ध्यान देना, वर्ग मूलानुपात चाहिए, वर्गमूलानुपात अलग है और वर्गानुपात अलग है। तो वर्गानुपात में ध्यान दीजिएगा, वर्गानुपात का मतलब होता है कि भैया जो भी रेशो आपको दिया है उस रेशो का स्क्वायर कर दो,
लेकिन वर्गमूलानुपात का मतलब अलग होता है। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है कि जो भी रेशो आपको दिया है उनकी शकल पे रूट चढ़ा दो। ये दिस इज वर्गमूलानुपात। ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट रेशो में वर्ग करेंगे और सब डुप्लीकेट रेशो में उनका वर्गमूल करेंगे। तो नाम ही आ रहा सर, ये वर्ग, ये वर्गा है और ये वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब जानते हो रूट, और वर्ग का मतलब जानते हो स्क्वायर। ठीक है, तो यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट का खेल चल रहा है भैया। तो यहां पे निकालना है किसका है सर, 1 में कितना दिया 49 और 1 में 144, इनकी शकल पे क्या चढ़ा दो रूट। तो भैया ये होता है 1 का 1 ही रहेगा, ये 7, ये आएगा 1 का 1, ये हो जाएगा 12। याद करिए, रेशो कभी भी अपॉन में नहीं होता, रेशो कभी भी डिवाइड में नहीं होता। जब भी रेशो आपको डिवाइड में दिखे उसके हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। इसमें मल्टीप्लाई करना सिंपल है भाई, ना समझ में आए तो 7 गुणा 12, यहां पर भी 7 गुणा 12, यहां 12 से 12 निपटा दो, 7 बचेगा, 7 से 7 निपटा दो, 12 बचेगा। तो इसका रेशो हो गया 12:7। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों दिए थे, 7:12 दिया एंड 12:7 दिया। तो भैया राइट आंसर 12:7 होगा, ना कि 7:12। कुछ यहाँ पे ही गलती निपटा देते हैं भैया, इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, गलत कर दिया, ये गलत है और ये उससे भी ज्यादा गलत है। बात समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 27 पे कैमरामैन जल्दी मत जा यार। कह रहा फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2√3 एंड रेशो 5। भैया इसका घनानुपात चाहिए। घना जय, घना नहीं है, घना का मतलब घन, क्यूब। तो भैया पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि घनानुपात होता क्या है। एक एक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि भैया अगर ए रेशो भी आपको दिया है तो भाई साहब का आप क्यूब कर दो, भाई साहब का क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दो, तो आपको घनानुपात निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है भैया, 2√3, यानी क्वेश्चन दिया है उन्होंने 2√3 और रेशो में दे रखा 5। इस भाई साहब को ए समझो और इसको समझो बी। तो इसका क्या करना है तुमको, 2√3 का क्यूब करना है और इधर 5 का क्यूब करना। ध्यान रखिएगा, क्यूब का मतलब होता है एक जैसे नंबर की 3 बार गुणा। अब आप इसकी गुणा करोगे तो कुछ लोग गलती करते हैं। तो भैया इसका मतलब होता है 2√3 गुणा में 2√3 फिर गुणा में 2√3। अब यहां पे 5 है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो ठीक है भैया 125 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ऐसे ही हो गया। लेकिन यहाँ पे गलती करेंगे, √3 3 बार है। तो यहाँ पे समझिए √3 गुणा में √3 गुणा में √3, √3 अगर 2 बार दिख जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3, और ये √3 तो इसकी वैल्यू हो गई 3√3। तो 8 दिया सर 24√3 और ये हो जाएगा 125। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24√3 और 125, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे करते हैं। तो भाई जब भी घनानुपात की बात करता है तो भैया जो भी आपको अनुपात दिया है उनका घन कर लो। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन्होंने भैया, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस मतलब 1.728 एंड 2.197। घन मूलानुपात चाहिए। देखो ध्यान दीजिएगा भाई, एक होता है घनानुपात, तो घनानुपात का मतलब होता है भैया जो भी नंबर है हरामखोर का घन कर दो। लेकिन घनमूलानुपात है ये, घनमूलानुपात। तो ध्यान रखिए भैया, घनमूलानुपात का मतलब होता है भाई साहब की करनी निकाल दो। भाई साहब क्या निकाल दो, करनी निकाल दो, मतलब उसका घनमूल निकाल दो। उसका क्या निकाल दो, घनमूल। जैसे वर्गमूलानुपात और वर्गमूल। चलिए भाई करते हैं। तो यानी 1.728 का घनमूल रेशो 2.197। अब याद रखिएगा ये वैसे अगर पॉइंट को छोड़ दें तो ये 12 का होता है। 3 के बाद एक जोड़ा बन गया तो भैया 1 के बाद पॉइंट लगा लो। क्यूब रूट वाली शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे उसमें पढ़ लेना भाई। यहां पर 3 के बाद एक पॉइंट है तो भैया यहाँ पे 13 है, देखो 13 13 13, ये 13 यानी 1.3। अब यहां पर गलती क्या करेंगे समझे, तुमने तुरंत देखा सही है इसमें दिखा सर 1.2 और 1.3। सर पहला आंसर दिख रहा है सर 1.2 और 1.3 दिख रहा है।
तो ज्यादातर बालक यही चिपका के चले जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। लेकिन ये आपका राइट आंसर है, ये बात आपकी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है। लेकिन आप जानते हो अनुपात का मतलब होगा बटे, अनुपात का मतलब होगा क्या, और जब बराबर पे पॉइंट लगा होगा तो इनको हटा दो, तो क्या आ जाएगा भैया 12/13। तो इसको हम लिख सकते हैं 12:13। तो तुम्हें अब दिख गया होगा सर ये भी ठीक है, चेक करिए, ये भी लिख सकते हो। फिर आगे देखो सर 0.12, यानी मैंने अभी बोला 1.2 और 1.3 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप बताइए अगर इन्होंने एक पॉइंट इधर बढ़ाया है तो इधर भी तो बढ़ाया है, यहां पर उठा के इस पॉइंट को भाई साहब को यहां ले आओ, इसको यहां के उठा के यहां ले आओ, तो यानी 0.12 भी लिख सकते हैं और 0.13 भी लिख सकते हैं, यानी ये भी आंसर ठीक है। तो कितने आंसर ठीक दिख गए इसमें, तीनों। तो राइट आंसर ये नहीं लगेगा, लगेगा ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब ये तीनों आंसर कैसे हैं, सही है, लेकिन दिखने में सुअर लग रहे थे, ठीक है, दिखने में लगेंगे सर पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, होगा भाई, सही से करोगे तो ध्यान रहेगा, ना तो एक जैसा देगा नहीं, निपट गए पेपर में। चलो आगे करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अभी मैंने बोला था पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई आपको रेशो दे और रेशो जैसे P/Q, R/S/T/U इक्वल टू 5/2, 5/2 दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इधर A है तो इधर भी A है, इधर B है तो इधर भी B है, इधर C है उधर भी C है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, घटा दो, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इन चीजों का क्यूब कर दिया है, P था यहाँ पे क्यूब कर दिया, Q था क्यूब कर दिया, R था R क्यूब कर दिया, S था S क्यूब कर दिया, T था T क्यूब कर दिया, U था U क्यूब कर दिया। तो हम कौन से शरीफ हैं, हम भी क्यूब कर देंगे इनका। तो 5 का घन बताइए, तो 5/2 का हम कर देंगे क्यूब, तो 5 का घन हो गया 125 और 2 का हो गया सर 8। अब यहां पे देखा सर 25 और 5/2, चलो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं। नीचे 25/4 वो भी नहीं है, अभी एक बचा हुआ है, 8 से भाग करो भाई, करते हैं 8 एकम 8, 4 बचा 45 हो गए, 8 पंजे 40, पॉइंट लगा लिया 50 हो गए, 8 छंग 48 आ रहा भैया, चेक कर लो 15.625, तो राइट आंसर ये। फिर समझ लीजिए कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दे और क्यूब कर रहा है तो आप भी क्यूब कर दो, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं कर रहा है तो वैसे ही रख दो जो आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलो भैया हिंदी वाला पढ़ लो, इंग्लिश वाला बहुत लंबा दिख रहा, इसको पढ़ो। कह रहे हैं यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, जैसे ए और बी 3:4 के अनुपात में है, बी और सी 2:1 के अनुपात में है, और कह रहा है निम्न में से कौन ए प्लस बी प्लस सी संभावित मान है, मतलब इनमें से तीनों में से कौन सा सही है। चलो देखते हैं भाई, हमको क्या पता, तो जब तक पहले हमको ए बी सी नहीं पता होगा हम नहीं बता सकते। करते भैया क्वेश्चन नंबर 30। A/B की वैल्यू है 3/4 एंड B/C की वैल्यू दे रही है 2/1। पीछे की वीडियो मैंने पढ़ाया भैया, ये सेम बंदे हैं, सेम पोजीशन पे हैं, उल्टा n, तो A B C निकाल लो, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखो 2 से काट दो इसको, बोलो सर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब सुनिए इन सब का जोड़ ध्यान से देखो, A + B + C सर कितना बन रहा है, 3 4 3 7 और 2 9, कितना बना 9। तो हमारे हिसाब से कह रहा भैया A + B + C 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है देखने में, सकली ना रखली कि जे वाला हो जाएगा, तो क्या करें, तो आप क्या करो डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करो, 9 के विभाजकता के नियम। वो क्या कहता भैया कि अगर जो भी आपको नंबर दिया उनके अंकों का जोड़ या तो 9 हो या 9 का पहाड़ा आ जाए, जैसे 9 दूनी 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, तो वो पूरा नंबर 9 से कट जाता है। तो यहाँ पे चला चेक करके देखो इनमें कहाँ पर जोड़ के 9 बन रहा है या 9 का पहाड़ा बन रहा है। सर 2 और 1 3, गलत, 9 के पहाड़े में कब से 3 आने लगे, ये आएगा ही नहीं।
सर 5 और 2 7, बिल्कुल गलत, जिंदा गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां भी देख लो, इधर भी बाद में देख लियो, बेचारा आंसर तो यही है। 2 और 1 3, 9 के बारे में कभी 3 आते नहीं है, ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। यानी इसका मान ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंखें खोल के देखो, 7 और 2 9। सर यहाँ पे जोड़ के 9 बन रहा है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। जब काट के भी देख लो सर, 9 दूनी 18, 2 बचे, 27 हो गए, 9 तिया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। आगे क्वेश्चन 31 तब बताऊंगा, पहले भाई इतने क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई।